हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB TGT सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर सोल्व, जो कि PYQs हैं। इस सेशन में हम DSSB के PYQs, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनके ही क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में DSSB के अलग अलग एग्ज़ाम हैं। तो उन एग्ज़ाम को देखते हुए PYQs जो होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर PYQs सोल्व करने वाले हैं और हम सभी PYQs को पूरा एनालिसिस करेंगे ताकि जो आसपास का अगर क्वेश्चंस भी आए तो आप अच्छे से उसको सोल्व कर पाएँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1820 में 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो अगर हम देखें तो 1820 से जो 1913 का टाइम पीरियड था, ये ऐसा टाइम पीरियड था जो यूरोप के किसान थे, छोटे छोटे किसान, वो अपनी फसलों को उगाते थे तो उनकी खेतों में इतना अनाज नहीं उग पाता था जितना कि उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता था, उनसे ज़्यादा उनकी लागत आ जाती थी। तो जो अलग अलग देशों से, जैसे कि रूस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, भारत जैसे देशों से यूरोप में अनाज का आयात किया जाने लगा और वहाँ की जो यूरोप वासी थे उनको ये आयात किया हुआ जो अनाज था वो सस्ता पड़ जाता था, तो वो आयातित अनाज पर ही निर्भर होने लगे। तो इसी वजह से जो यूरोप के अनाज था वहाँ पर मंदी आ गई थी। तो ये क्या था क्वेश्चन, 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से इन्होंने, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। 1820 से 1913 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि ये जो यहाँ के यूरोप वासी थे वो आयात ज़्यादा करने लगे थे, जिसके कारण अमेरिकी राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 1787 में लुई सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित किया था। तो अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी फ्रांस की क्रांति से है। फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसकी क्या वजह थी। तो फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि जो फ्रांस का राजा था लुई सोलवा मतलब, जैसे कि हमारे वहाँ पर अगर हम कह दें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, या फिर राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं, जैसे उपराष्ट्रपति बने हैं वो 15वें नंबर के बने हैं। तो इसी तरीके से जो फ्रांस था वहाँ पे जो प्रधानमंत्री के पद या फिर राजा के पद, उस टाइम पे तो राजतंत्र था फ्रांस में, तो जो राजा होते थे वो नंबर वाइज चलते थे। तो ये 16वें नंबर के राजा थे, इसलिए इनका नाम है लुई सोलवा। और इनके बाद जो आया होगा उसका नाम रखा होगा लुई 17। वैसे इसके बाद आया नहीं था, क्रांति हो गई थी। तो जो ये क्रांति थी इसमें फ्रांस की क्रांति हुई इसलिए थी क्योंकि जो फ्रांस का राजा था लुई सोलवा, उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था अमेरिकी क्रांति में। जब अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिकी में गृह युद्ध हुआ, क्रांति हुई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए फ्रांस ने। अब फ्रांस की जनता इससे बहुत ज़्यादा असंतोष में हो गई कि हमारे तो खाने के लिए भी हम पे पैसे नहीं हैं, इतनी ज़्यादा हमारी गरीबी की हालत है, हम इतने निम्न जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और हमारा राजा जो है वो दूसरे देशों में जाकर हमारे पैसे को बर्बाद कर रहा है। और दूसरी वजह ये थी, जो लुईस सोलवे की रानी थी, मतलब उनकी पत्नी जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनका नाम था मेरी एंतुआनेत। वो बिल्कुल बेवकूफ़ रानी थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, इतना खर्च करती थी कि प्रजा को तो कुछ देने का राजा का नंबर ही नहीं आता था। और फ्रांस का जो प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा आर्थिक निम्नता की ओर जाने लगा था, तो इसलिए फ्रांस की जनता क्या थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वहाँ पर क्रांति हो गई थी। और इसी बीच जब फ्रांस जो लुई सोलवे थे, तो फ्रांस की संसद लुई सोलवे को राजा बनाने के लिए इनकार कर रही थी। तो इसी इनकार को देखते हुए, इसी विरोध को देखते हुए जो लुई सोलवे थे उन्होंने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रोयज नामक एक शहर में उन्होंने निर्वासित कर दिया था, मतलब वहीं पे भेज दिया था। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, इसका आंसर ट्रोयज था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलवे
ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रोय शहर में निर्वासित कर दिया था। ध्यातव्य रहे कि 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक वर्साई के भवन में आयोजित की गई थी और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। मतलब कि ये क्या थी एस्टेट जनरल की बैठक जो लिखा है, तो एस्टेट जनरल की मतलब कि जो फ्रांस था, फ्रांस में तीन फ्रांस में 3 स्तर थे। सबसे ऊपर के जो ये थे, ये पादरी वर्ग थे जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं, क्लर्जी। और दूसरा था जो राजा वगैरह जिसमें छत्री होते थे, और नीचे जो आम जनता थी, नीचे आम जनता थी। ये तो ये सबसे ज़्यादा जो थे वो आम लोग थे और सबसे ज़्यादा क्लर्जी थे जो चर्च थे, पादरी थे, और नीचे बीच में राजा वगैरह थे। तो जो ये तीसरी बैठक है, ये जो विरोध कर रही थी, इसने अपनी एक बैठक की। तो एस्टेट जनरल की बैठक हुई और इन्होंने टेनिस कोर्ट, मतलब जहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसका नाम टेनिस कोर्ट था। वो तो एक मैदान था, टेनिस कोर्ट था, तो वहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो यही टेनिस कोर्ट की शपथ थी जो 20 जून 1789 को ली गई थी। इसके बाद है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दे दी थी? तो जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे लिए अलग अलग तरह के नए नए नियम कानून आते रहते थे जो सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए ही लाए जाते थे। ऐसा ही एक कानून लाया गया था 1919 में। 1919 में एक कानून लाया गया सर रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कानून लेके आया गया, तो इसको हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका असली नाम तो और कुछ ही था, रोलेट एक्ट के नाम से ये मशहूर हो गया। और ये क्या था, इसको हम काला कानून भी कहते थे। इसके तहत अगर कोई भी 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो उनको बिना किसी पूछा गछे कि क्या बातें हैं क्या नहीं, उनको उठा लिया जाता था। वो उनको इतना भी अधिकार नहीं होता था कि वो अपने लिए वकील कर सकें, दलील कर सकें या कोर्ट में जाकर अपील कर सकें। तो इसलिए इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का शासन कहा जाता है, जो कि 1919 में आया था। तो ये काला कानून, इसका जगह जगह विरोध हो रहा था और इसी चक्कर में जो पंजाब के 2 बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी उठा लिया गया था, है ना, जिनको छुड़ाने के लिए अमृतसर में एक सभा हो रही थी और वहीं पर जनरल डायर आता है और गोली चला देता है। और क्या होता है, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। इसमें हजारों लोग मरे जाते हैं। और इसी के फिर विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने वो पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास की थी और उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था इसी घटना के बाद। तो ये रोलेक्ट एक्ट था। इसमें क्या प्रावधान था, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में सर सिडनी रोलेक्ट के नेतृत्व में रोलेक्ट एक्ट का गठन किया गया। इस विधेयक के तहत प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी के गिरफ्तारी करने तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने। ये क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, मतलब कि अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वो 24 घंटे के अंदर जाकर किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में क्या करें, किसी भी न्यायालय में जाकर उसको वहाँ पर पेश करें। और भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहकर पुकारा था और इसका जगह जगह विरोध हुआ था। अब हम देखते हैं 4th नंबर पर हम आ गए हैं। 4th नंबर का है हमारा, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया। तो ये आंसर इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लियोनिद ब्रेजनेव, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। तो हम सब जानते हैं जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने जो अपना समाजवाद का सिद्धांत दिया है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये बताया, मतलब ये एक कार्ल मार्क्स क्या थे, एक समाजवादी थे, है ना। इनसे पहले के जो भी समाजवादी थे वो ये लिखते थे कि समाज में असमानता है, जो आर्थिक संसाधन है उनमें असमानता है, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, बहुत ज़्यादा असमानता है, धन का समान रूप से वितरण नहीं है, सबके पास बराबर संसाधन उपलब्ध नहीं है, मतलब इस बारे में बताते थे। किसी ने अभी तक ये नहीं बताया था कि जो समाज में असमानता फैली हुई है, धन का जो असमान वितरण है उसको दूर कैसे किया जाए, ये कोई नहीं बताता था। तो ये बताया कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने क्या किया, इतिहास के अध्ययन के आधार पर
इतिहास का अध्ययन किया और बताया कि जो इतिहास का जो हमारा हिस्ट्री का विकास हुआ है वो आर्थिक शक्तियों के आधार पर ही हुआ है। इन्होंने पूंजीवाद का अध्ययन किया, पूंजीवाद के दोष बताए, इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बताया कि हम असमानता को इस तरीके से दूर कर सकते हैं। ये जो पूंजीवाद है ये भी गलत चीज़ है। पूंजीवाद क्या करता है, जो अमीर है उसको और बड़ा 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 अमीर बनाता चला जाएगा, और जो धनी व्यक्ति है और ज़्यादा धनी होता चला जाएगा, और जो निर्धन है वो बेचारा दबा रह जाएगा। तो ये पूंजीवाद के बारे में भी इन्होंने इसके दोष बताए। इन्होंने कहा पूंजीवाद को हटाकर हम समाज की आर्थिक जो असमानता है उसको दूर कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि मतलब पूंजीवाद के स्थान पर इन्होंने बताया कि हमें वर्ग विहीन, मतलब जिसमें वर्ग ना हो, ऐसे समाज की स्थापना करनी है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ काल्पनिकता नहीं बताते कि हाँ समाज में आर्थिक असमानता फैली हुई है, बल्कि ये एक बिल्कुल निचले स्तर पर आकर, मतलब एक बिल्कुल कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पर, तो ग्राउंड लेवल पर इन्होंने बताया कि हम किस तरह से किन नीतियों को लागू करके समाज की असमानता को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया है समाज का सॉरी। अब देखते हैं, कार्ल हेनरिक मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण की वकालत करते हैं और वे इसके आधार पर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। ये था। अब है हमारा आगे क्वेश्चंस है हमारा कि भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले, ये आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। हाँ बिल्कुल, सरकार से ये आंदोलन स्वतंत्र था। भूदान आंदोलन में किसी भी तरह से सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। दूसरा है, आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। हाँ, आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ये थर्ड वाला गलत है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, विनोबा भावे ने करा था। विनोबा, सॉरी वापस लिखती हूँ, इसका नेतृत्व विनोबा भावे, विनोबा भावे द्वारा किया गया था, है ना। इसका नेतृत्व, दरअसल क्या हुआ था, विनोबा भावे तेलंगाना गए थे। तो जैसे ही ये तेलंगाना पहुँचे, बहुत सारे जो किसान थे वो इनके पास आए। उन्होंने रोते रोते उनको बताया कि हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे पास इतनी भी भूमि नहीं है कि हम उस पर थोड़ी बहुत अपने घर के खर्च के लायक ही खेती कर पाएँ। हम अपने बीवी को, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने की तो अलग बात है, कैसे उनको खिलाएं, उन जीवन यापन हम कैसे करें। तो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अच्छा है कि किसी के पास तो इतनी सारी संपत्ति है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है, भूमि है, और किसी के पास इतनी भी नहीं है कि उसको खाना भी नहीं मिल पा रहा। तो इन्होंने वहाँ पर तेलंगाना गए थे, ये तेलंगाना के ऐसा तेलंगाना का एक नाम था, पीचमपल्ली नामक एक ग्राम था, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने सभी जमींदारों से, गांव वालों से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि ये जो इन्होंने कहा कि ये जो भूमि है ये हमारी नहीं है, जो हम अपनी समझते हैं, ये हमारी नहीं है, हमारी, बल्कि ये तो ईश्वर की है। ईश्वर ने हमें दी है, समाज ने हमें दी है, ये भूमि समाज की है। इन्होंने कहा ये भूमि जो होती है ये समाज की होती है। जितनी भूमि हमारे पास है उसमें से हमें सिर्फ इतनी ही रखनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, बाकी की भूमि हमें अपने समाज को वापस कर देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मतलब जैसे एक ट्रस्टी होता है ना, सभी लोग अपनी जो ज़रूरी चीज़ें, इम्पोर्टेंट्स होती हैं, जैसे कि गहने वगैरह, अपना धन वगैरह किसी ट्रस्टी के पास जाकर जमा करते हैं कि हिफाजत में रहे उनके पास। ऐसे ही हमें जो भूमि मिली है, हमें ट्रस्टी के रूप में मिली है, हमें खाली इसकी हिफाजत कर सकते हैं। बाकी जितनी हमें ज़रूरत है हमें सिर्फ उतनी ही भूमि रखनी चाहिए, बाकी हमें समाज को लौटा देनी चाहिए। ये थे विनोबा भावे। और सारे देश में, पूरे देश में, पूरे भारत में घूम घूम कर सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि कृपया आप जितनी ज़मीन है अपनी अपने पास रखें, थोड़ी बहुत जितनी ज़रूरत है बस इतनी ही रखें, बाकी सारी दान कर दें। ऐसे गरीबों को, ऐसे किसानों को जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीनों को भूमि दान कर दें। और इनसे इंस्पायर होकर वहीं पर तेलंगाना में एक वी वी आर रेड्डी करके एक ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी 100 एकड़ भूमि दान भी कर दी थी। किन्होंने की थी, वी आर रेड्डी ने, वी आर रेड्डी, वी आर रेड्डी ने अपनी भूमि दान भी कर दी थी। तो ये थे विनोबा भावे। तो इसमें जो आंसर है वो सही हो जाएगा कौन सा, पहला तो ठीक है कि इसमें आंदोलन में मतलब विनोबा भावे ने अपनी तरफ से ही चलाया था, तो ये तो ठीक था इसका। और
ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। हाँ, क्योंकि विनोबा भावे ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लिया था, ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसका था? ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का ही तो था। तो कांग्रेस में तो था इनका इन्वॉल्वमेंट। और बाकी ये जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था, किसने किया था? विनोबा भावे ने। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए। थैंक यू। अगर आपको भी ऐसी और टेस्ट सीरीज चाहिए और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। शुक्रिया।